हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं जे सर आपके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइबर थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर खतरे का उदाहरण है? साइबर खतरा क्या होता है? यानी साइबर थ्रेट ये है जो कंप्यूटर से मिलने वाला खतरा है, यानी कंप्यूटर के थ्रू जो खतरे होते हैं ये उसे साइबर थ्रेट कहा जाता है। जैसे कि कोई हमारा कंप्यूटर हैक कर ले तो वो साइबर थ्रेट की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट। ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट कोई साइबर थ्रेट नहीं होता। ऑप्शन बी फिशिंग, हाँ ये इसका आंसर हो सकता है क्योंकि फिशिंग का मतलब होता है कोई गलत तरीके से हमारी पर्सनल जानकारी हासिल करने की कोशिश करे। जैसे कि हमें कोई ईमेल भेजे और उसमें खुद को ऐसा दिखाए कि वो किसी बैंक से है या फिर किसी और कंपनी से बात कर रहा है और हमसे हमारा ओटीपी या कुछ आधार नंबर या कोई पैसे वगैरह मांगे, तो उसे फिशिंग कहा जाता है कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा वो किसी असली कंपनी का आदमी है या बैंक का आदमी है या जियो एयरटेल किसी का आदमी है। तो वो साइबर खतरा है फिशिंग। ऑप्शन सी फायरवॉल। फायरवॉल इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि फायरवॉल का काम तो होता है कि हमारे कंप्यूटर पे जो इंटरनेट है उससे आने और जाने वाली सभी चीज़ों को वो मॉनिटर करता है या ध्यान रखता है उनका। एंटीवायरस भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 2, उपयोग कौन सा सांकेतिक उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान करने में मदद करता है? विच इंडिकेटर हेल्प्स यूजर आइडेंटिफाई अ सिक्योर वेबसाइट? इन चार में से हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यूजर को एक सिक्योर वेबसाइट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो देखिए, साइट एंडिंग विद डॉट कॉम नहीं। डॉट कॉम उन वेबसाइट पे लगाया जाता है जो कमर्शियल वेबसाइट होती हैं। कमर्शियल वेबसाइट मतलब जो किसी कंपनी की वेबसाइट हैं और जो पैसे कमाने के लिए यूज हो रही हैं, जैसे फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, अमेजोन डॉट कॉम, वो उन सब के आगे डॉट कॉम लगाया जाता है। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ एड नहीं। विज्ञापनों का प्रेजेंट होना वेबसाइट पे उसे कोई सुरक्षित वेबसाइट नहीं बनाता, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ये देखिए, यूआरएल एंडिंग विद HTTPS ये होगा क्योंकि HTTPS का क्या मतलब होता है अब आप देखिए, मैं इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये है HTTPS की फुल फॉर्म। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें जो है सिक्योर शब्द आ रहा है या वर्ड आ रहा है, ये बताता है कि ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है या फिर एक सिक्योर रूल है, या माना जा सकता है। क्योंकि एक जो दूसरी चीज होती है वो होती है HTTP, और जो HTTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसमें ये सिक्योर वर्ड नहीं आता, तो ये सिक्योरिटी नहीं होती HTTP। लेकिन अगर कहीं HTTPS दिख रहा है वेबसाइट में यूआरएल में उसके, तो वो सिक्योरिटी बताता है। तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी लॉन्ग वेबसाइट नेम, यानी अगर वेबसाइट का नाम लंबा है तो वो सिक्योर होगी, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत आंसर है। अब ये जो HTTPS है ऑप्शन में, इसकी आप फुल फॉर्म को भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकती है कि HTTPS की फुल फॉर्म बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सी होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी और सुरक्षित ब्राउजिंग आदत है, ये हमें बताना है। ब्राउजिंग मतलब जो हम इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट खोलते हैं गूगल क्रोम की मदद से, उसे ब्राउजिंग कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, क्लिकिंग अननोन लिंक्स, अनजान लिंक पर क्लिक करना, ये कोई सिक्योर हैबिट नहीं होती। इग्नोरिंग ब्राउजर वार्निंग्स, नहीं, अगर ब्राउजर कोई चेतावनी दे रहा है तो उसकी अनदेखी करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन सी, यूजिंग इनकॉग्निटो मोड फॉर बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड काम जैसे इंटरनेट बैंकिंग खोलना, पैसे ट्रांसफर करना, उनके लिए इनकॉग्निटो टैब का यूज करना भी कोई सिक्योर आदत नहीं है। ऑप्शन डी, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी मजबूत पासवर्ड का यूज करेंगे या उपयोग करेंगे तो उससे सिक्योरिटी बढ़ेगी हमारे ब्राउजिंग के दौरान। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन आईटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, भारत में आईटी एक्ट अधिनियम कब पास हुआ था? आईटी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये ईयर 2000 में पास किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। इसका नाम भी है आईटी एक्ट 2000, ध्यान रखिए इसको कि ये इसका सही आंसर होगा, आईटी एक्ट 2000। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? विच लॉ प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव वर्क लाइक बुक्स, म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कानून पुस्तकों, संगीत और सॉफ्टवेयर जैसे रचनात्मक कार्यों की रक्षा करता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई हमारे जो रचनात्मक कार्य हैं उनकी हम सिक्योरिटी कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई उसे कॉपी कर लेता है तो उससे हमें काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने उस पर कई सालों की मेहनत करके उसको बनाया है। तो उसके लिए एक ऐसा कौन सा कानून है हमारे देश में? ये देखिए, तीन ये है। पहला है पेटेंट, पेटेंट नहीं है। पेटेंट क्यों नहीं है? पेटेंट तो कोई नई इन्वेंशन करते हैं उनके लिए होता है, जैसे मान लो मैंने कोई नई खोज करी तो उसका पेटेंट करवाया जाता है। इन चीज ये जो है जैसे पुस्तकों, संगीत और सॉफ्टवेयर, इनका या कोई रचनात्मक कार्यों का पेटेंट नहीं होता। इनके लिए यूज किया जाता है कॉपीराइट। जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, बुक के नीचे लिखा होता है कॉपीराइट, फिर कोई पब्लिशर का नाम होता है सी, इस तरीके से भी लिखा देखोगे आप, सी सिंबल, ये कॉपीराइट के लिए यूज किया जाता है बुक्स वगैरह में। तो ये कॉपीराइट यूज होता है इन सभी कामों के लिए। ट्रेडमार्क यानी ऑप्शन सी, ट्रेड सीक्रेट ऑप्शन डी, ये भी यूज नहीं होते। ट्रेडमार्क यूज होता है जैसे किसी कंपनी का कोई लोगो है, जैसे कोको कोला, कोको कोला का जो लोगो है उसका ट्रेडमार्क है कंपनी के पास, यानी उस लोगो को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो किसी साइन या किसी लोगो, उनके लिए ट्रेडमार्क यूज होता है। ऑप्शन डी कह रहा है ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट होता है जैसे हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका हम फिर व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि जो डोमिनोज कंपनी है तो वो पिज्जा बनाती है, तो उसका जो पिज्जा बनाने का फॉर्मूला है वो एक ट्रेड सीक्रेट है उस कंपनी का, क्यों, यानी उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। वो है ट्रेड सीक्रेट और उसका वो सीक्रेट से चीजें बनाकर व्यापार करते हैं। तो रचनात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट यूज होता है। क्वेश्चन 6, विच इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट साइबर क्राइम, यानी साइबर अपराध की रोकथाम के लिए कौन सा एक उपाय है इन चार ऑप्शन में से? तो देखिए, जो ऑप्शन सी है वो कह रहा है यूजिंग एंटीवायरस एंड फायरवॉल, यही आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम एंटीवायरस यूज करेंगे तो कोई वायरस नहीं आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन ए का ये कहना है सॉफ्टवेयर अपडेट इग्नोर करना, ये भी नहीं हो सकता। पासवर्ड अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो वो उससे तो फिर साइबर अपराध मतलब आसानी से हो जाएगा, अगर हम ही किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर कर देंगे तो उसके उसमें तो साइबर क्राइम आसानी से किया जा सकता है। या फिर किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना, वो भी नहीं है सही ऑप्शन, क्योंकि अगर किसी अनजान लिंक पे क्लिक करने से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है,
उसे हैक किया जा सकता है। तो उससे भी साइबर अपराध आसानी से किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी कंपनी उसकी मालिक होती है, यानी कंपनी के द्वारा ओन्ड किया होता है और उसे खरीदने का पैसा लगता है और वो सीक्रेट होता है, जैसे कि विंडोज, एमएस ऑफिस या फिर अडोब फोटोशॉप वगैरह। तो ये सभी पेड सॉफ्टवेयर है, इनका पैसा लगता है, कंपनियों ने से सालों की रिसर्च के बाद बनाया है, तो इन्हें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब देखिए, फ्रीली मॉडिफाइबल एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी स्वतंत्र रूप से संशोधित और वितरित किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता, ये फ्री नहीं होता। सॉफ्टवेयर दैट कम्स प्री इंस्टॉल्ड, यानी पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, ये भी इसका आंसर नहीं होता। ऑप्शन सी, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी विद रेस्ट्रिक्टेड राइट्स, यानी किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व वाला, जिसकी सीमित पहुंच होती है, यानी उसके लिए पैसा लगता है, हम ऐसे ही उसका यूज नहीं कर सकते, और किसी व्यक्ति या कंपनी उसकी मालिक होती है। तो यही हमारा आंसर है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अवेलेबल अंडर जीपीएल। जीपीएल होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये उन सॉफ्टवेयरों को मिलता है जो फ्री होते हैं और उन्हें कोई भी बिना परमिशन के यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध है? इन चार ऑप्शन में से साइबर अपराध कौन सा है? ऑप्शन ए, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। भाई देखो, सोशल मीडिया पे तो सभी पोस्ट डालते हैं, तो वो कोई साइबर अपराध तो नहीं होता, सभी पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप भी डालते होंगे, तो वो एक साइबर अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। सेंडिंग बर्थडे विशेस ऑनलाइन, बर्थडे की या जन्मदिन की शुभकामनाएं ऑनलाइन देना, जैसे कि व्हाट्सएप, ईमेल, वो भी नहीं है। हैकिंग समवन अकाउंट, यानी किसी के खाते को अगर हैक कर लिया जाए, जैसे मैं किसी का जीमेल अकाउंट, बैंक अकाउंट हैक कर लूं, तो वो साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है और उसमें जेल हो सकती है आपको। तो ये ही साइबर अपराध है। और एंटीवायरस यूज करना तो एक अच्छी चीज है, इससे तो हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आते, तो ये साइबर अपराध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कि जीपीएल क्या होता है? जीपीएल मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए होता है जिनका पैसा नहीं लगता और उनको यूज करना फ्री होता है हमारे लिए, तो ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जीपीएल लाइसेंस दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में यही बताया गया है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ए, सी और डी कुछ और हैं, तो वो हमारा आंसर नहीं है। जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसकी फुल फॉर्म को आप ध्यान रखिए, ये आ सकता है एग्जाम में, काफी चांस है। क्वेश्चन नंबर 10, आईपीआर के बारे में है ये क्वेश्चन, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसकी रक्षा करते हैं, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर किसकी रक्षा करता है? देखिए, आईपीआर कोई इन्वेंशन होती है, या इन्वेंशन यानी कोई आविष्कार किया गया हो, कोई कलाकृतियां हैं यानी आर्ट वर्क, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई ट्रेडमार्क है, उनकी रक्षा के लिए आईपीआर बनाया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ये कानून बनाया गया है देश में। ओनली फिजिकल गुड्स, केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं। इन्वेंशन, आर्टवर्क, सॉफ्टवेयर एंड ट्रेडमार्क्स, यानी आविष्कारों, कलाकृतियों, सॉफ्टवेयर और ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कानून बनाया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा आईपीआर नहीं करता। गवर्नमेंट डेटा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है, इसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर भुगतान की मांग करता है? भुगतान, इसका मतलब पैसे की, कौन सा ऐसा वायरस है या कौन सा ऐसा मेलवेयर है जो जिसमें हमें फिर वो पैसा मांगता है हैकर?
ये होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर नाम देखिए, रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब है फिरौती, पैसा मांगना। कोई हमारी चीज को ले ले, फिर हमसे पैसा मांगेगा उसे वापस लौटाने के लिए। रैंसमवेयर में हमारे कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद हमसे पैसा मांगा जाता है उसे वापस अनलॉक करने के लिए, और इसे रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। एडवेयर नहीं। एडवेयर होता है जिसे हमारे कई बार फोन में अचानक ही कोई ऐड आ जाता है, कोई ऐड खुल जाता है, हम कोई ऐप चला रहे हैं, कोई ऐड खुल जाएगा, तो वो एडवेयर से होता है। एडवेयर होता है जैसे अचानक कोई ऐड दिखा देती है कंपनी। रैंसमवेयर, हाँ यही हमारा आंसर है, रैंसमवेयर। इसमें हमसे पैसा मांगा जाता है। रैंसम को याद रखिए, फिरौती। स्पाईवेयर नहीं होगा, स्पाईवेयर तो जासूसी के लिए यूज होता है। वॉर्म भी नहीं होगा। वॉर्म एक अलग तरह का मेलवेयर है जिससे हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है काफी ज्यादा, और ये भी हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ स्पाईवेयर? स्पाईवेयर का मेन पर्पस होता है कि हमारी जासूसी करना। हम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, कहीं क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी वेबसाइट खोल रहे हैं, कहीं लॉगिन कर रहे हैं, उस सब की जासूसी करने वाला मेलवेयर या वायरस स्पाईवेयर कहा जाता है। देखिए, स्पीड अप नहीं, कंप्यूटर की गति बढ़ाने का काम स्पाईवेयर का नहीं होता। उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी करना और जानकारी चुराना, यानी मॉनिटर यूजर एक्टिविटी एंड स्टील इंफॉर्मेशन। हाँ, यही काम स्पाईवेयर का होता है। स्पाईवेयर का यही काम है कि हमारी गतिविधियों पर नजर रखना और डेटा को चुराना, वही स्पाईवेयर का काम है। स्पाई से भी आप याद रख सकते हैं, स्पाई कौन होता है? जासूस। तो कंप्यूटर पर जासूसी करने वाला स्पाईवेयर। डिलीट फाइल्स रैंडमली नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी, ब्लॉक पॉपअप एड्स, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 13, which of the following is used to display unwanted advertisements? जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको डिस्प्ले कौन करता है? ऐसा कौन सा वो मेलवेयर है जो ये काम करता है? एडवेयर। एडवेयर के नाम से ही पता चल रहा है, एड दिखाना। एडवेयर, इसका ही काम है ये। क्या काम है इसका? अवांछित विज्ञापन दिखाता है ये। कोई भी अचानक से ऐड आपको दिखने लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, कोई भी ऐप चलाते वक्त ये अचानक खुल जाएगा, वो काम एडवेयर का है। रूट किट नहीं। रूट किट एक हाई लेवल का वायरस है जो कंप्यूटर में इतना गहराई में होता है कि उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो हमारे कंप्यूटर को स्लो भी कर देता है, धीमा कर देता है, और हमारी जानकारियां चुराता है। स्पाईवेयर ये भी जासूसी के लिए है। की लॉगर का क्या काम होता है कि हम जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड तो वही सबने देखा ही है, तो कीबोर्ड पे हम जो भी टाइप करते हैं वो सभी हैकर्स को दिख रहा होता है। उसका नाम, उस चीज को या उस मेलवेयर, उस वायरस को की लॉगर कहा जाता है। उससे क्या होगा कि हम कोई भी पासवर्ड जैसे ही टाइप करेंगे वो हैकर्स को दिख जाएगा, और वो भी फिर हमारे अकाउंट को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, इमोटेट को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? इमोटेट, इस चीज को याद रखें, ये टर्म जो है इमोटेट। इमोटेट होता है ईमेल वॉर्म एंड बैंकिंग मेलवेयर। इसका फुल फॉर्म है ईमेल वॉर्म एंड बैंकिंग मेलवेयर। ऑप्शन बी जो है ये यही बता रहा है। ऑप्शन ए तो एंटीवायरस कह रहा है, नहीं ये एंटीवायरस नहीं होता, फायरवॉल भी नहीं होता, और पासवर्ड मैनेजर भी नहीं होता। अब इस ऑप्शन का मतलब समझिए, ईमेल वॉर्म एंड बैंकिंग मेलवेयर। इसका मतलब है ईमेल वॉर्म जो लिख रहा है उसका मतलब है कि जो ईमेल के थ्रू या ईमेल के द्वारा या ईमेल से हमारे कंप्यूटर में वायरस डाला जाता है। कोई हमें ईमेल भेजा जाएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। और बैंकिंग मेलवेयर मतलब जो बैंकिंग से रिलेटेड
फ्रॉड करते हैं, यानी जैसे हमें कोई बैंक का ही ईमेल भेजेंगे और हम उसमें अगर कुछ उसे खोलने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमें कहें कि हमारा कोई इनाम निकला है बैंक की तरफ से या कुछ हमारा कार्ड बंद कर दिया है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट को हैक किया जाएगा और पैसे भी निकाले जा सकते हैं। तो इमोटेट वो चीज है। क्वेश्चन नंबर 15, एसक्यूएल इंजेक्शन किस पर हमला करता है? एसक्यूएल इंजेक्शन इज एन अटैक ऑन। इस एसक्यूएल इंजेक्शन का काम होता है, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा सारा डेटा या हमारी सारी जानकारियां स्टोर होती हैं कंप्यूटर में। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें यूज करती हैं। तो एसक्यूएल एक भाषा है। एसक्यूएल क्या है? एक भाषा है। ये भी एक अलग तरह की भाषा होती है। तो इसके थ्रू जो अटैक किया जाता है, इसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। वो क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि गलत तरह की चीजें इस लैंग्वेज से, या उन्हें क्वेरीज कहा जाता है, वो डाली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कहीं पे मान लो आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा गया, कहीं पे होता है ना, आप लोग टाइप करते हैं पासवर्ड, यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, पासवर्ड डाला, जैसे मेरा जतिन है मान लो, किसी भी चीज का, मान लीजिए फेसबुक पे डाल रहे हैं पासवर्ड या इंस्टाग्राम पे टाइप कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि कंप्यूटर के थ्रू ऐसा कोड लिखता है जिससे वो बार बार इसमें अलग अलग तरह के फिर पासवर्ड डालेगा। तो वो हैक करने की कोशिश करता है किसी भी सिस्टम को या कंप्यूटर, इन चीजों को। उससे क्या होगा, वो उसे बाईपास भी कर सकता है, यानी बिना पासवर्ड डाले ही वो अकाउंट चला लेगा। तो ये इस तरह के अटैक को एसक्यूएल इंजेक्शन कहा जाता है। इंजेक्शन की तरह मतलब, जैसे ये एक बॉक्स है, यहाँ पे पासवर्ड मांगा गया, इसमें इंजेक्शन की तरह बार बार कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करेगा, कभी कुछ डालेगा, कभी अलग 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 चीजें डालेगा। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, फिजिकल सर्वर नहीं, ये अलग चीजें हैं। और एंटीवायरस नहीं, एंटीवायरस का काम तो वायरस को हटाना होता है, वो कोई अटैक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क में आने वाले और जाने वाली सभी डाटा या चीजों को मॉनिटर करने का काम फायरवॉल करता है। फायरवॉल का ये काम है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पासवर्ड स्टोर करना नहीं। ऑप्शन बी, फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करना। हाँ, यही फायरवॉल का काम है। फायरवॉल यानी एक दीवार की तरह है वो, कुछ भी आएगा कुछ भी जाएगा, वो उससे होकर जाएगा, तो वो उसका काम है फायरवॉल। यही इसका आंसर होगा। इंक्रीज रैम स्पीड, रैम की गति बढ़ाने का काम फायरवॉल नहीं करता, और फाइल को कंप्रेस करने का काम भी फायरवॉल नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? एंटीवायरस का क्या काम होता है? वायरस को ढूंढना और फिर उसको हटाना, एंटीवायरस का ये काम होता है। वायरस और एंटीवायरस यानी ढूंढो वायरस को और हटाओ, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। वेबसाइट बनाना, बिल्ड वेबसाइट नहीं। ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एंड रिमूव्स मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर से सुरक्षा करता है और उनको हटाता है। यही इसका सही आंसर है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये वायरस हटाने का या मेलवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हटाने का काम करता है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू की गति बढ़ाने का काम एंटीवायरस का नहीं है, और मेलवेयर इंस्टॉल करने का काम नहीं है एंटीवायरस का, ऐसे हटाने का काम है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। कुछ एंटीवायरस के नाम मैं आपको बताता हूं कौन से होते हैं। जैसे कुछ मैं नाम लिखता हूं, क्विक हील, क्विक हील, कैस्पर स्काई, एम कैफे, ये एंटीवायरस के नाम है। दो तीन एंटीवायरस के नाम लिखे हैं मैंने, तीन एंटीवायरस के। इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, इन्हें पैसे देके खरीदा जा सकता है।
ये है एंटीवायरस का काम। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क पर डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन चार ऑप्शन में से किस चीज का यूज किया जाता है। देखिए, एन्क्रिप्शन होता है। एन्क्रिप्शन का यूज होता है इंटरनेट पे डेटा की गोपनीयता को सुनिश्चित करने का काम एन्क्रिप्शन करता है। एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे कोई मैसेज है, उसको हम एक सीक्रेट कोड या एक गुप्त कोड में ट्रांस बदल देते हैं और फिर हम उसे इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं। ये सब कंप्यूटर अपने आप करता है। कंप्यूटर अपने आप करेगा ये सब, और फिर वो जब जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद उधर उस गुप्त कोड को वापस असली मैसेज में बदल देता है उधर वाला कंप्यूटर, जो रिसीवर का कंप्यूटर होता है। ये होता है एन्क्रिप्शन। अब देखिए, एन्क्रिप्शन जो है वो ऐसे है जैसे कि, जैसे मैंने किसी को हेलो भेजा, ये एनक्रिप्ट हुआ और अब यहाँ पे ये ऐसा कुछ बन गया, ऐसा। ये मैंने तो हेलो भेजा था, पर गया ये। अब जब ये जगह पर पहुंच जाएगा जहां भेजना है, तो उधर इसे वापस हेलो बना दिया जाएगा। ये काम होता है। ये बन गया सीक्रेट कोड। इस सीक्रेट कोड को बोला जाता है एनक्रिप्टेड कोड। एनक्रिप्टेड मैसेज, क्योंकि ये एनक्रिप्शन के बाद बना है तो इसे एनक्रिप्टेड मैसेज कहते हैं, सीक्रेट कोड भी बोल सकते हैं आसान भाषा में। तो ये नेटवर्क पर डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए नहीं होगा। स्पैम फिल्टर, स्पैम फिल्टर का काम है कुछ बेकार के ऐड वगैरह आने वाले ईमेल्स को अलग कर देना। एनक्रिप्शन, हाँ, यही सही आंसर है। मैंने बताया भी, एनक्रिप्शन असली मैसेज को सीक्रेट कोड में बदलना। फायरवॉल नहीं है और डीएनएस भी नहीं है। फायरवॉल का काम तो एक दीवार की तरह, वॉल की तरह है, नेटवर्क से आने और जाने वाले चीजों को देखना, बस। क्वेश्चन 19, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या चीज को बेहतर बनाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कहीं पे कई जगह हमें अगर ज्यादा सिक्योरिटी देनी है तो हम पहले एक बार पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हमारे फोन पे या ईमेल पे एक ओटीपी भी आता है, तो दो बार हमें एक तरीके से ऑथेंटिकेशन करना पड़ा। उसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, दो बार ऑथेंटिकेट किया, यानी ज्यादा सिक्योरिटी मिली। लॉगिन के टाइम पर जब हम कहीं लॉगिन करते हैं, जैसे जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह वगैरह। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग स्पीड, नहीं, इसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस का भी कोई लेना देना नहीं है। यूजर लॉगिन सिक्योरिटी, यानी उपयोगकर्ता लॉगिन सुरक्षा, ये ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसे ही, इसी सुरक्षा को बढ़ाता है, यानी यूजर लॉगिन की सुरक्षा को। मेमोरी मैनेज करने का काम भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नहीं है। ये काम कौन करता है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी का प्रबंधन ओएस का काम है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज कॉमन साइन ऑफ अ फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल की एक सामान्य पहचान क्या है। फिशिंग ईमेल होता है कि हमें कोई ईमेल भेजा जाता है जो किसी बड़ी कंपनी, बैंक या मोबाइल कंपनी, किसी के भी नाम से हो सकता है, जो जिसे हम यूज भी करते हैं रोजमर्रा में, और हमें भेजा जाएगा कि कुछ हमें अर्जेंटली अभी इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं, नहीं तो हमारा फोन लॉक हो जाएगा, सिम लॉक हो जाएगी, तो भाई हमें अभी 5,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए। ऐसा अर्जेंट वो दिखाते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो फिशिंग ईमेल की एक खास पहचान होती है। और उसमें एक क्या हो सकता है, स्पेलिंग वगैरह भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हैकर
जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो। तो वो क्या होता है कि उन्हें कोई स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो सकती है, प्लस वो हमेशा कुछ जल्दबाजी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी से हमें इतना पैसा ट्रांसफर कर दो या अकाउंट नंबर दे दो, पासवर्ड दे दो, ये सब। तो ये इसकी पहचान है। क्योंकि कोई बड़ी कंपनी होती है, वो हमेशा अच्छे से देख के भेजेगी ईमेल, प्लस वो कभी पैसे नहीं मांगेगी और ऐसा जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करेगी। ऑप्शन देखिए, पर्सनलाइज ग्रीटिंग नहीं होगा, व्यक्तिगत स्वागत संदेश नहीं है इसका। हाँ, ऑप्शन बी कह रहा है स्पेलिंग एरर एंड अर्जेंट रिक्वेस्ट, यानी वर्तनी की गलतियां और तत्काल कार्रवाई की मांग। हाँ, यही फिशिंग ईमेल करता है, यानी तुरंत हमें अभी की अभी पैसा दे दीजिए, अकाउंट नंबर दे दीजिए, ऐसा कुछ कहने की कोशिश करेगा। यही इसका आंसर होगा। एनक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नेचर नहीं, ये भी नहीं है। और वेरीफाइड सेंडर डोमेन नहीं, ये नहीं है। क्योंकि अगर वेरीफाइड सेंडर डोमेन होगा, जैसे डॉट एस बी आई, वेरीफाइड सेंडर डोमेन कौन से होते हैं? डॉट एस बी आई हो सकता है, या अगर कोई सरकार की तरफ से आया है तो डॉट जी ओ वी होगा। तो ये सब अगर होते हैं तब तो यानी वो असली ईमेल है, उसका मतलब यानी वो खराब ईमेल नहीं है, ये तो इसका साइन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आने वाले कंप्यूटर के एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसी तरह साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन को देखते रहिए और उसे लाइक कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।